गाइज, वेलकम यू ऑल माय चैनल टॉपर्स फोरम। सही देख रहे हैं आप लोग। 22 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर पढ़ेंगे आप लोग हमारे साथ। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है और ये जो क्लास चलेगी वो यूपी पीसीएस 2020 का एग्जाम को टारगेट करके चलेगी। तो यदि आप अपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम में तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा किसी भी करंट सोर्स पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने ठीक से पढ़ाई की है तो। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। फाइन, 22 अप्रैल के करंट अफेयर शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 22 अप्रैल को दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। तो इसी के रेफरेंस में एक क्वेश्चन है आपके सामने। Who is known as father of World Earth Day? विश्व पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपका सवाल है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकल। दूसरा ऑप्शन है एजी टांसले। थर्ड ऑप्शन आपके पास है जेसी बोस। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है गिलॉर्ड नेल्सन। तो जल्दी से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे वीडियो को पॉज करके। फाइन, 2 सेकंड में आप आंसर बताएंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गिलॉर्ड नेल्सन। बच्चों, बहुत से ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं अर्नेस्ट हैकल और एजी टांसले में। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब से यूपीपीसीएस के साथ एसीएफ और आरएफओ की परीक्षाओं को मर्ज किया गया है तब से पर्यावरण से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो मे भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइन, तो बात करेंगे आज वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। ये पहली न्यूज होगी आज की, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये सेलिब्रेट किया गया अप्रैल 22। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन वाज द थीम। क्लाइमेट एक्शन, देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे एयर पोल्यूशन था, वाटर पोल्यूशन था, क्या था। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्लाइमेट एक्शन वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2020। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात मैंने आपसे कही कि ये लगभग मान के चलो कि स्टार्टेड सिंस 1970 से लगभग इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसके फादर के रूप में आपको मैंने अभी भी बताया है, इसके जनक के रूप में, विश्व पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में जाना जाता है किसको साथियों? गिलॉर्ड नेल्सन को। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिलॉर्ड नेल्सन। फाइन, अच्छा, मैंने जो आपको ऑप्शन दिए थे पहले क्वेश्चन में, उसमें एक आपका जो पहला वाला ऑप्शन था अर्नेस्ट हैकल, ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी एंड एजी टांसले इज नोन एज फादर ऑफ इकोसिस्टम। ये 3 क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है। देयर इज अ मच मोर चांसेस। फाइन, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले न्यूज की तरफ। तो जो आपका अगला न्यूज है, आपने देखा होगा वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट आई है, बात करते हैं। एग्जैक्टली ये प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट होती है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स,
अब बच्चों देख रहे होंगे आजकल की पत्रकारों को बहुत धमकियां मिलती हैं, और आप दूर क्यों जाएंगे, आप 22 अप्रैल की रात में ही देखेंगे तो एक चैनल के एक पत्रकार के ऊपर हमला होता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पत्रकारों को मार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, बहुत सारे पत्रकारों को मार देते हैं लोग। तो किस देश में कितने पत्रकारों की हत्या होती है, इसके आधार पर एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फाइन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो ये रिपोर्ट आई है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इस पर पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, कौन सी संस्था इसको जारी करती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया के किस देश में पत्रकार कितना सुरक्षित है। एक तरीके से आप समझिए कि उनको मारा नहीं जा रहा, बिल्कुल अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया जो होती है वो फोर्थ पिलर इंडिया में कही जाती है लोकतंत्र का। तो ऐसे में कई बार उनके ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है कि वो बायस्ड हैं तो उनको मार दो, उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए जल्दी से कि इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है। फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि इस वर्ष जो रिपोर्ट आई है 2020 की, इसमें जो इंडिया का रैंक आया है, इसमें जो इंडिया का रैंक आया है, इंडियाज रैंक 142nd, नॉट वेरी गुड, लेकिन फिर भी पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। और गेस करके बताइए कि सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या किस कंट्री में होती होगी, तो आंसर होगा सर नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का रैंक है 180, नॉर्थ कोरिया का रैंक है 180। आप लोग जानते हैं कि वहां पर सब कुछ उस तानाशाह के हाथ में, जो वो चाहते हैं वही होता है और कुछ भी नहीं होता है। चलिए फाइन, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया का रैंक इसमें हो गया 140। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इसको पब्लिश करने वाली संस्था कौन है। इससे पहले यह जानना जरूरी होगा कि इसमें पहला रैंक किसका है, फर्स्ट रैंक किसका है। तो आंसर है नॉर्वे, नॉर्वे का फर्स्ट रैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। रैंक की बात पूछी जाती है तो आपको पहला रैंक याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। एक तो ये नॉर्वे, और इंडिया का रैंक याद रखना है 142nd। आगे बढ़ते मैंने कहा कि इस इंडेक्स को पब्लिश करने वाली संस्था का नाम बताइए। तो पब्लिश करने वाली संस्था का नाम मैं आपको बताता हूं जल्दी से। पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये इस इंडेक्स को रिलीज करने वाली पेरेंट संस्था है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कैसी संस्था है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, या ये वर्ल्ड बैंक की संस्था है, या IMF की संस्था है, या UNEP की है, किसकी है ये, राइट। तो यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है एक प्रकार की NGO है, एक प्रकार की NGO है। और कहां पर इसका मुख्यालय है, तो पेरिस बेस्ड, मतलब कि पेरिस बेस्ड एक NGO है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कहां की NGO है, तो आंसर होगा पेरिस की, और क्या है तो NGO है। तो ध्यान देंगे यहां तक। अब अगले न्यूज के आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। तो बच्चों अगली जो हमारी न्यूज है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है आपके लिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कोविड-19 से दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की डेथ हर रोज हो रही है, और इवन अभी तक उसका कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है। तो इसको लेकर के जो CSIR है, CSIR ने एक सेप्सिवैक को परमिशन दिया है कि आप इसका ट्रायल करो। सेप्सिवैक एक वैक्सीन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके लिए पूछा जा सकता है। तो इसका ट्रायल अप्रूवल मिला है CSIR से, इवन ICMR का भी अप्रूवल है कि आप इसे टेस्ट करिए कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके लिए। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर
ये सेप्सिवैग क्या है। तो सेप्सिवैग देखिए एक ऐसी कंडीशन आती है कभी कभी बीमार व्यक्तियों के अंदर कि उनके ऊपर कोई दवा नहीं काम कर रही होती। एक तरीके से देखा जाए तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या किसी भी इन्फेक्शन के कारण उनके बॉडी ऑर्गन्स बहुत तेजी से खराब हो रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम लोग एग्जैक्टली सेप्सिस कहते हैं, जब बॉडी ऑर्गन बहुत तेजी से खराब हो रहे होते हैं ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शंस, और उस केस में ये वैक्सीन लगाई जाती है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो चांसेस होते हैं कि वैक्सीन काम कर जाती है। तो इसी वैक्सीन का यूज कोविड-19 के केस में किया जा रहा है, और मतलब ये कह सकते हैं आप कि एक तरीके से पेशेंट का जो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है इसके साइटोकाइन प्रोफाइल के थ्रू। तो याद रखेंगे आप लोग, सेप्सिवैग कोविड-19 का वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये वैक्सीन का यूज तब होता है जब इंसान के सारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत तेजी से फेल हो रहे होते हैं और इंसान डेथ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है बीमारी के कारण। फाइन, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और सेप्सिस एक कंडीशन होती है जब इंसान बिल्कुल मौत के करीब बढ़ रहा होता है। ठीक है, फाइन। तो ये हो गई बात सेप्सिवैग के बारे में। बच्चों अगली जो बात करेंगे, अगला जो हमारा न्यूज होगा वो होगा टीम मास्क फोर्स। टीम मास्क फोर्स, तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर एक टीम होगी जो मास्क लगाने का अवेयरनेस बढ़ाएगी। मास्क लगाइए, आप मास्क लगा करके प्रचार करेगी। तो बहुत कॉमन सेंस है हमारा आपका कि यदि ये प्रचार क्रिकेटर्स से कराया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी रेफरेंस में बीसीसीआई ने इसको क्रिएट किया है। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, क्रिएटेड बाय बीसीसीआई। तो बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर्स जो हमारे देश में हैं, इन लोगों की एक टीम बनाई गई और इनसे कहा गया है कि आप मास्क को लेकर के अवेयरनेस फैलाइए सोसाइटी के अंदर। तो ये लोग अलग अलग मीडियम से मास्क को लेकर के सोसाइटी। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि टीम मास्क फोर्स डॉक्टरों की टीम थी, क्रिकेटर्स की टीम थी, या क्या करने के लिए बनाई गई थी। तो आप याद रखेंगे मास्क का प्रमोशन करने के लिए। अगला ही क्वेश्चन इस पर पूछ सकते हैं कि बीसीसीआई कब बनी थी, क्योंकि बहुत चर्चा में है। तो बीसीसीआई was formed in 1928। तो ये डेट याद रखेंगे बीसीसीआई का। और बीसीसीआई ने कोविड-19 के लिए टीम मास्क फोर्स की बात करी है, याद रखेंगे आप इसे। फाइन, तो जो अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा न्यूज है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। एक न्यूज है ये कि अच्छा बताओ कि अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे मनरेगा मजदूरों के पास कोई ठीक ठाक काम नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रेशर है और सरकारों की फंडिंग भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मैटर करती है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। तो इस तरीके से उनके लिए काम क्रिएट करना पड़ेगा। और काम क्रिएट क्या हम कर सकते हैं, प्री मानसून। देखो अभी मानसून आया नहीं इंडिया में पूरी तरीके से, कहीं कहीं थोड़ी बहुत बात हो रही है। तो प्री मानसून यदि हम अपने गांव में जो हमारे तालाब हैं, जो कुएं हैं, जो दूसरे वाटर स्टोरेज के जगह हैं, यदि उनको हम पहले से ही थोड़ा डिगिंग कर दें, उनकी माइनिंग कर दें, गड्ढा बना के रखें, तो जब बारिश होगी तो वो पानी इकट्ठा होगा और पानी कहीं ना कहीं वो यूज हो सकता है और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेगा। तो ये इकोनॉमिक हेल्थ के लिए उस पर्टिकुलर जगह के लिए अच्छा माना जाएगा। तो इसी रेफरेंस में गुजरात सरकार की एक योजना है जिसे हम कहते हैं सुजलम सुफलम। तो आपको इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि ये सुजलम सुफलम जल अभियान, जल संचय अभियान कौन सी स्टेट का है। तो जल संचय अभियान। तो दोस्तों ये जो हमारा सुजलम सुफलम जल संचय अभियान है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके तीसरे फेज में गुजरात गवर्नमेंट ने ये काम कराना शुरू कर दिया है वाटर स्टोरेज के लिए। तो आपसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि सुजलम सुफलम जल संचय अभियान कौन से स्टेट की ये स्कीम है। तो आंसर होगा गुजरात। तो पहला आंसर तो आप पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ की है, तो आंसर होगा गुजरात। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं कि इसे कब शुरू किया गया था, तो स्टार्टेड इन
2018। तो 2018 में सुजलम सुफलम की शुरुआत की गई थी, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, उनके द्वारा। तो ये एक न्यूज आपकी ये हो गई। तो बच्चों अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद अगला जो आपका न्यूज है 22 अप्रैल में, वो ये कह रहा है कि कोविड इंडिया सेवा, कोविड इंडिया सेवा, कोविड इंडिया सेवा ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लॉन्च किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मिनिस्टर, आपको पता होगा। यह एक प्लेटफॉर्म है, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप अपने काम की पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। यह एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा कि जितना भी हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को ट्विटर पर लिखते हैं, उस ट्विटर की प्रॉब्लम को इकट्ठा करेगा और उसको कंसर्न मिनिस्ट्री के पास ट्रांसफर करेगा, और वहां पर जो एनालिस्ट होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, उसको एनालिसिस करके क्विक रिस्पॉन्स करेंगे हमें हमारी प्रॉब्लम का। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो हम ट्वीट करेंगे, उस ट्विटर के सारे इंफॉर्मेशन को यूज करके और क्विक रिस्पॉन्स के लिए एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं एक प्रकार का ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जो हमारी प्रॉब्लम को क्विक रिस्पॉन्स करके दूर करेगा। तो ये हो गई बात कोविड इंडिया सेवा की। इसके बाद बच्चों एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है जो आपके काम आएगी, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। देखिए हमारे देश में अभी जो बीमारी फैली हुई है, इस पर रिसर्च का काम भी चल रहा है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, आपको पता होगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक संस्था काम करती है जिसे हम कहते हैं TIFAC। अब थोड़ा सा आप ये समझिए कि जो पोस्ट कोविड-19 होगा, जो पोस्ट कोविड-19 होगा, मतलब कि कोविड-19 के बाद आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि देश की इकोनॉमी को भी बचाना है, और जो देश में तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको भी आपको संभालना होगा। आई मीन टू से कैपिटलिज्म भी मेंटेन करना होगा, सोशलिज्म भी मेंटेन करना होगा। तो बिना टेक्नोलॉजी के तो पॉसिबल नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जो भी हम टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंसी है, मेनली वो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट के हैं तो चाइनीज टेक्नोलॉजी पर हम बहुत ज्यादा डिपेंड हैं। तो ये क्या है TIFAC, हम आगे इस पर बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि जो TIFAC है ये क्या करेगा, इकोनॉमी में मदद करेगा, कैसे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो TIFAC का आपसे फुल फॉर्म पूछा सकता है, या पूछा सकता है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करती है संस्था। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म बता देते हैं आपको इसका। इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल। तो ये काउंसिल ने सजेशन दिया है एक रिवाइवल स्ट्रेटजी बनाई है फॉर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कब के लिए? पोस्ट कोविड, जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, इसके बाद इंडिया की इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेगी, इसके लिए एक इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, और वो स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। तो यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि TIFAC किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, डिपार्टमेंट आपको याद रखना है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे आप DST कहते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत ये कार्य करती है संस्था।
और अगला क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं कि ये कब स्टैब्लिश की गई थी, तो इट वाज established in 1998, सॉरी थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यहाँ पर आप लोग, 1988 में इसको बनाया गया था, 1988 में। तो ये हो गई बात बच्चों TIFAC की। तो मैंने कई अलग अलग सोर्सेज से 22 अप्रैल की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये सब हमने कवर कर लिया है, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं कंटिन्यूअसली मैंने कमिटमेंट किया आप लोगों से कि जो पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर हैं वो भी कवर किए जाएंगे। और साथियों मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार 2019 में जो PCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था वो 15 दिसंबर 2019 को हुआ था, और उसमें जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो ज़्यादातर करंट अफेयर सितंबर, अक्टूबर और अगस्त महीने से उठाए गए थे। मतलब आप समझ सकते हैं एग्जाम के 3 महीने पहले के जो न्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं वर्तमान परिवेश में। और ये भी आप लोग जानते हैं कि यूपी PCS का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं UPSC की तरफ बढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग अप्रैल में हैं और एग्ज़ाम जो होना है वो जून में होना है। तो अप्रैल महीने की, मार्च महीने की करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस आप लोग रखेंगे ताकि क्वेश्चन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। बाकी आप लोग हमारे वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कमेंट में आप लोगों के सुझावों का स्वागत है। और सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि बहुत अधिक लोगों तक रीच पहुंच सके। फेयर कंपटीशन होता है तो मज़ा आता है। तो ठीक है फिर यहाँ तक, थैंक यू।